नमस्कार, गुड इवनिंग साथियों। इंडिया के सबसे बड़े एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त नरेंद्र चौधरी। और आज है 12 अगस्त 2022 और राजस्थान समसामयिकी के सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं राजस्थान समसामयिकी के 5 प्रश्नों। क्योंकि आज अपना सेशन थोड़ा छोटा होगा, इसका रीजन ये था क्योंकि अब कुछ अवकाश थे और जो हमारी जो टीम थी वो घर पे गई हुई है, जिसकी वजह से टाइपिंग वगैरह में समस्या आई। लेकिन 5 प्रश्नों का एनालिसिस तो हम लोग 100% करेंगे और उसके बाद एट द एंड एक छोटा सा मैसेज होगा आप लोगों के लिए, जो आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक प्रेरणा का सबक भी होगा और कहीं ना कहीं इस समाज में एक नई दिशा देने का सबक भी होने वाला है। तो करते हैं आज के सेशन की शुरुआत इस मोटिवेशनल लाइन के साथ, और ये लाइन है: कठिन से कठिन समय की चुनौती भी केवल धैर्य और हिम्मत से जीती जा सकती है। समय विपरीत हो सकता है, चुनौतियां कठिन हो सकती हैं, लेकिन आपके अंदर धैर्य है, आपके अंदर पैशंस है, आपके अंदर कुछ करने का जज्बा है, अपने ऊपर विश्वास है, तो पक्की बात है सफलता मिल जाएगी। और बस डटे रहो, अपने मार्ग के ऊपर जुटे रहो, अपने इस लक्ष्य की प्राप्ति के लक्ष्य के अंदर पक्की बात है सफलता मिल जाएगी। कैसी भी परिस्थितियां, समय अच्छा आएगा, कहते ना एक दिन तो हमारा भी आएगा। अब आज की सुर्खियां, सबसे पहले प्रदेश में आरटी के तहत बेटियां 12वीं तक फ्री पढ़ेंगी, क्या है पूरी कहानी ये पढ़ने वाले हैं। उसके बाद राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के सलाहकार समिति सदस्य बने डॉक्टर जितेंद्र सोनी, एक और नई उपलब्धि हो गई है इनके खाते में, क्या है डिटेल ये भी पढ़ेंगे। राजस्थान पुलिस के लोगो में किया गया बदलाव, तो राजस्थान पुलिस के लोगो में बदलाव किया गया है। कहां के राजस्थान पुलिस के लोगों में, अर्थात किसी डिस्ट्रिक्ट का क्या या पूरे राजस्थान का, ये क्या है, ये सब बातें भी पढ़ेंगे। और उसके बाद है खाटू श्याम वार्षिक मेले में भगदड़। खाटू श्याम जी के मेला जो सावन मास के अंदर लग रहा था, यहाँ पे जो यात्री आए हुए थे वहां पर लगी हो गई भगदड़ और यहाँ पे 3 महिलाओं की मृत्यु, क्या है पूरी कहानी ये भी पढ़ेंगे। और उसके बाद है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में राजस्थान 15वें स्थान पर, तो क्या है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और पूरी कहानी यहां से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये है अपनी सुर्खियां और अब इन सुर्खियों का होगा पूरा एनालिसिस। आ जाओ, देखो पहला क्वेश्चन यहां से आता है कि राजस्थान में या राज्य की बात करें अपने यहां पर, राज्य में आरटी के तहत अब राज्य में कौन सी कक्षा तक की बेटियां, कि राज्य में आरटी के तहत अब राज्य में कौन सी कक्षा तक की बेटियां जो है फ्री में पढ़ेंगी, तो जवाब आ जाएगा 12वीं तक का। अब सबसे पहले तो हम बात करते हैं आरटी की। इस आरटी का मतलब है राइट टू एजुकेशन, अर्थात यहां पे बात आती है शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। और ये जो आरटी एक्ट जो आया था, ये आया था वर्ष 2009 के अंदर और इसके तहत कहा गया था कि भाई 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, 6 से लेकर के 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, इन बच्चों के लिए एक अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की बात की गई। अर्थात हम लोग ये भी कह सकते हैं 6 से 14 का मतलब है कि पहली से लेकर के 8वीं कक्षा तक के जो शिक्षा दी जाती है ये अनिवार्य एवं निःशुल्क है। अर्थात भारत के अंदर हर एक बच्चा जिसकी आयु 6 से लेकर के 14 साल तक का बच्चा है, उसे अनिवार्य रूप से प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी। और वो शिक्षा अनिवार्य रूप से ही नहीं होगी, निःशुल्क शिक्षा भी होने वाली, इसी की बात की गई थी इस आरटी एक्ट के तहत। अगली चीज यहां से क्या आती है, इस आरटी एक्ट के तहत हम बात करें, इसी एक्ट के तहत यदि हम बात करें कि इसको लागू जो है, ये लागू कब किया गया, तो याद रखना इसको लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010 को इसे लागू किया। अब इसी आरटीई एक्ट के तहत अपने जो निजी विद्यालय आते हैं, निजी विद्यालय जो होते हैं, इन निजी विद्यालयों के अंदर जो गरीब बच्चे होते हैं, जिनकी आर्थिक गरीब बच्चों कह दें या आर्थिक रूप से जो कमजोर बच्चे होते हैं, उनके लिए 25% सीटें जो होती हैं ये रिजर्व होती हैं। अर्थात निजी विद्यालयों के अंदर भी 25% सीटें रिजर्व रखी गई हैं ताकि गरीब बच्चा यहां पे जाकर के पढ़ सकता है, उसे ये नहीं लगे कि हाँ मैं बड़ी स्कूल में नहीं पढ़ सकता। और अब इसी आरटी के तहत हम बात करें, इसी आरटी के तहत राजस्थान की बात करें तो यहां पे राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी ने कहा गया कि अपने यहां पर 12वीं तक
12वीं तक जो कक्षा है, इस 12वीं तक की जो कक्षा है, इस कक्षा तक निजी विद्यालयों के अंदर, किसकी बात कर रहा हूं, निजी विद्यालयों के अंदर जो बालिकाएं पढ़ रही हैं, जो छात्राएं पढ़ रही हैं, उन छात्राओं की जो फीस है वो फीस कौन देगी, सरकार देगी। ये बात यहां से निकल के आई है। अर्थात अब 12वीं तक निजी विद्यालय में पढ़ने वाली जो बालिकाएं हैं उनकी फीस का भुगतान जो करेगी वो करेगी राजस्थान सरकार। और यहां से एक बात इंपॉर्टेंट याद रखना कि भाई इस फीस का भुगतान राजस्थान सरकार करेगी, तो इसके लिए कोई योजना लेकर के आई है क्या, तो इसके लिए योजना लेकर के आई है जिसका नाम है इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना। पुनर्भरण योजना की बात की जाएगी, ये याद रखना। तो पूछा जाए कि इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना का संबंध किससे है, तो वो आता है कि 12वीं तक की कक्षा की जो बालिकाएं हैं जो निजी विद्यालय में पढ़ रहे हैं उनकी फीस का जो भुगतान है वो राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। ये कहानी आती है। तो क्या है आरटी एक्ट, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, सेकंड ग्रेड में पूछा जा सकता है, थर्ड ग्रेड के अंदर पूरा टॉपिक यहां से आरटीई का है यहां से। इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड की बात करें स्कूल मैनेजमेंट के अंदर भी आ जाता है और बेसिक सीधा स्टेटमेंट तो कई एग्जामों में पूछा जाता है। और अब इसके तहत एक नई योजना आ गई और भाई जो थर्ड ग्रेड का जो नया सिलेबस आया उसके अंदर तो साफ साफ लिखा हुआ है राजस्थान के अंदर नवीनतम योजनाएं या राजस्थान की जो फ्लैगशिप कार्यक्रम है वो सब बातें आएंगी। इसका मतलब है मजा अब आने वाला है। तो हो जाए इसका स्क्रीनशॉट, उसके बाद आगे चलते हैं। हाँ जी, आगे देखो नेक्स्ट यहां से क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय पुस्तक न्यास की सलाहकार समिति का सदस्य किसे बनाया गया है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। चांद तारे सितारे जो लगाना चाहो वो लगा लो यहां से, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या बात यहां से आई, सबसे पहले देखो एक न्यास आता है जिसका नाम है राष्ट्रीय पुस्तक न्यास। और ये जो राष्ट्रीय पुस्तक न्यास है भाई, इसकी स्थापना करें ये नई दिल्ली के अंदर है और इसकी स्थापना हुई थी 1957 के अंदर। और 1957 के अंदर इसकी स्थापना जो हुई थी ये शिक्षा मंत्रालय के अधीन हुई और वर्तमान में ये एचआरडी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट या मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन आता है। ये जो राष्ट्रीय पुस्तक न्यास परिषद है ये काम क्या करता है, यहाँ पर पुस्तकों की बात करें इस पुस्तक लेखन का काम किया जाता है। लेखन का अर्थात सीधा बोले तो यहाँ पे साहित्य जो होती है साहित्य पुस्तकों का लेखन किया जाता है ताकि भारत के अंदर अच्छे साहित्य की जो पुस्तकें हिंदी अंग्रेजी या अन्य भाषाओं के अंदर उपलब्ध करवाई जाए। और इसी राष्ट्रीय पुस्तक न्यास समिति की बात करें इसकी एक सलाहकार समिति भी है, सलाहकार समिति है जिसके द्वारा समय समय पर सलाह दी जाती कि हमें यहाँ पे साहित्य को और बेहतर बनाने के लिए ऐसे नवाचार करने होंगे। और इसी सलाहकार समिति के सदस्यों की बात करें तो एक सदस्य बनाए गए जिनका नाम आता है जितेंद्र कुमार सोनी जी की बात यहां पर की जाती है। अब जितेंद्र कुमार सोनी जी की बात करें ये एक बेहतर क्या एक युवाओं के अंदर एक नया जोश को नई दिशा और दिशा दी जा सकती है। इसके अलावा यदि हम बात करें ये बेहतर प्रबंधक भी है और जहां जहां पर गए अर्थात ये राजस्थान के अंदर जिला कलेक्टर हैं, क्या जिला कलेक्टर हैं। इन्होंने झालावाड़ की बात करें, पाली के अंदर बात करें या हम बात करें नागौर या वर्तमान की बात करें अलवर, जहां जहां पे ये गए वहां पर एक बेहतर प्रबंधक के रूप में ये साबित हुए। और वहां पर जाने के बाद उस जिला प्रशासन के साथ मिलकर के इन्होंने नवाचार भी किया। और इस नवाचारों के अंदर हम बात करें तो जैसे नाम आएगा नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक इनका कार्यक्रम बड़ा चर्चा में रहता है जिसका नाम है उजास, जहां पर स्कूलों के अंदर बिजली कनेक्शन, स्कूलों के अंदर जो बिजली कनेक्शन था उससे संबंधित आ जाता है। और एक कार्यक्रम आता है रास्ता खोलो अभियान, ये भी इनके द्वारा चलाया गया था नागौर के अंदर। और यदि बात करें तो वर्तमान की चर्चा करें तो वर्तमान में जो अलवर है यहां पर अलवर के अंदर ये जिला कलेक्टर के रूप में कार्यरत है, जिला कलेक्टर के रूप में कार्यरत आते हैं। ये बात यहां से आ जाती है। अब सर ये बातें तो हो गई, ये प्रबंधक भी हैं और वक्ता भी हैं, लेकिन इनका संबंध
साहित्य के साथ कहां पर आता है, तो हम बात करें डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी जी की बात करें, इनकी एक राजस्थानी भाषा में रचना है, राजस्थानी भाषा के अंदर इनमें एक रचना आती है, और ये रचना जो है ये काफी चर्चा के अंदर रही है, और उसका नाम आता है भरखमा। उसका नाम क्या आता है? भरखमा। इसका मतलब याद रखना भाई, ये सिर्फ एक वक्ता ही नहीं है, ये सिर्फ एक कुशल प्रबंधक ही नहीं है, ये एक साहित्यकार है जो राजस्थानी भाषा के अंदर रचना लिखते हैं। और हाल ही में इनकी एक रचना जिसका नाम है भरखमा, ये काफी चर्चा के अंदर है, और इन्हें अब इसी राष्ट्रीय पुस्तक न्यास जो दिल्ली के अंदर स्थित है, इनके सलाहकार समिति का सदस्य बना दिया गया है। अब यहां से इसके साथ साथ और देखो, यहां से एक नाम है टीना डाबी, और टीना डाबी की बात करें तो याद रखना ये जैसलमेर से जिला कलेक्टर है, जैसलमेर जिला कलेक्टर पद के ऊपर आसीत है, जिला कलेक्टर पद के ऊपर आसीत है। भगवती प्रसाद कलाल की बात करें तो ये बीकानेर जिला कलेक्टर है भाई, और इनके द्वारा भी इस बीकानेर में नवाचार किए जा रहे हैं। जैसे हम बात करें इनके द्वारा यहां पर एक शक्ति कार्यक्रम की बात करें, शक्ति कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है, जिसके तहत एनीमिया मुक्ति की बात की जाती है, और बालिकाओं की हम बात करें तो उनके संबंध में ये योजना संचालित है। और उषा शर्मा की बात करें, ये आ जाती हैं राजस्थान की मुख्य सचिव, क्या राजस्थान की मुख्य सचिव हैं। तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है, चारों ऑप्शन बेहतर हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और यदि हम बात करें जितेंद्र कुमार सोनी जी, इनके संदर्भ में एग्जाम में बार बार बातें आती रहती हैं, और हाल ही में इनकी रचना जिसका नाम है भरखमा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो हो जाए इसका भी स्क्रीनशॉट, उसके बाद आगे चलते हैं। चले जी आगे। ओके, अरे मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, क्या? अरे मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है, तो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। अब अगला क्वेश्चन, राजस्थान पुलिस के नए लोगों का विमोचन किसके द्वारा किया गया, और ये नाम आ जाएगा डीजीपी राजस्थान पुलिस। अब है क्या, सबसे पहले तो हम बात करते हैं अपने राजस्थान पुलिस की बात करें, और ये जो राजस्थान पुलिस है, ये इसकी स्थापना की बात करें या ये सेवा के अंदर कब आई, तो माना जाता है कि जनवरी वर्ष 1951 में राजस्थान पुलिस जो है ये सेवा के अंदर आई। इसी राजस्थान पुलिस की यदि हम बात करें, यहां पर आ जाता है राजस्थान के अंदर दो पुलिस कमिश्नर प्रणाली है, दो पुलिस कमिश्नर प्रणाली है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, और दो पुलिस कमिश्नर प्रणाली, एक तो है जयपुर में और दूसरी है जोधपुर के अंदर। और लेकिन यहां पे एक और याद रखना, इसी पुलिस कमिश्नर प्रणाली के साथ तीसरी जो है इसकी घोषणा कर दी गई है, और तीसरी पुलिस कमिश्नर प्रणाली जो होगी ये होगी कोटा के अंदर। इसके अलावा एक याद रखना, अपने यहां पर एक नई आईजी रेंज की भी घोषणा की गई, नई आईजी रेंज जो है इसकी भी घोषणा की गई है, और नई आईजी रेंज बनाई जाएगी अलवर के अंदर। ये तो है इस राजस्थान पुलिस के साथ कुछ नए नवाचार जो आपको याद रखने। अब इसी राजस्थान पुलिस की बात करें, यहां पर जो जयपुर पुलिस आती है, किसकी बात कर रहा हूं मैं? जयपुर पुलिस की बात कर रहा हूं। इस जयपुर पुलिस के द्वारा अपना जो लोगो आता है, इस लोगो में क्या किया गया? बदलाव किया गया। हाँ जी, राजस्थान पुलिस के जयपुर पुलिस की बात करें, इसके लोगो में बदलाव किया गया, और ये जो लोगो में बदलाव हुआ है, इस बदलाव का विमोचन जो किया जाता है, इसका जो विमोचन किया गया भाई, ये किया गया था डीजीपी राजस्थान पुलिस, अर्थात जिनका नाम आता है एमएल लाठर साहब। क्या? एमएल लाठर साहब जिनका नाम आता है ना, एमएल लाठर साहब की बात करें। इसके अलावा जयपुर पुलिस कमिश्नर आते हैं आनंद श्रीवास्तव। इसके अलावा एक आ जाते हैं जयपुर पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव जी की बात करें, इनके द्वारा क्या किया गया इसका विमोचन। तो यहां पर आपका ऑप्शन सी जो होगा ये इसका सही जवाब हो जाता है। लेकिन यहां से अब और भी नाम है, मुख्यमंत्री की बात करें साहब, ये नाम आ जाता है अशोक गहलोत जी। क्या? अशोक गहलोत जी। और याद रखना इनका जो विधानसभा क्षेत्र जो आता है ये आता है सरदारपुरा। एग्जाम में पूछा गया है भाई, एक बार तो पूछा गया था वसुंधरा राजे जी का। क्या? वसुंधरा राजे साहब का पूछा गया। वसुंधरा राजे जी
मैडम जी है ना, उनका पूछा गया कि भाई इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा आता है, और एक बार अशोक गहलोत जी का भी पूछा गया। मुख्य सचिव की बात करें तो वर्तमान में राजस्थान की मुख्य सचिव जो है ये आ जाता है उषा शर्मा। क्या? उषा शर्मा। और मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो अपने यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश जो है यहाँ पर पहले तो थे एस शिंदे जी। कौन थे? एस शिंदे। लेकिन इनका कार्यकाल 1 अगस्त 2022 को कार्यकाल क्या हो गया? पूर्ण हो गया। अब यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश जो आते हैं ये आते हैं कार्यवाहक, और ये आते हैं मनिंदर मोहन श्रीवास्तव जी आते हैं। मतलब यहां से पर्सन तो बनेगा, ये तो पक्का है, चाहे मुख्य सचिव के रूप में बने, चाहे मुख्य न्यायाधीश के रूप में बने, चाहे डीजीपी और या राजस्थान पुलिस के संदर्भ में बने कि भाई इस सेवा की में कब आया, पुलिस कमिश्नर प्रणाली कितनी, तीसरी कहां पे बनाई जा रही है, और नवीनतम पुलिस कमिश्नर प्रणाली जो है ना वो कहां पे है, और क्या क्या बातें आती हैं लोगों में, कौन से लोगों में बदलाव किया, तो जयपुर पुलिस के द्वारा अपने जयपुर पुलिस के लोगों में बदलाव किया है। क्लियर? तो हो जाए स्क्रीनशॉट, आगे चलते हैं। हाँ चलो एक और बता दूं, यहां से ये जो लोगो है, इस लोगो की डिजाइन किसने तैयार की? इसकी डिजाइन जो तैयार की है वो तैयार की थी रोहित कामरा ने। इसकी डिजाइन किसने तैयार की? रोहित कामरा। ये डिजाइनर है रोहित कामरा, इन्होंने तैयार की थी। तो अब हो जाए स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं आगे। हाँ जी आगे देखो जी, अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला अपना प्रश्न आता है कि खाटू श्याम जी के मेले का आयोजन किस जिले में किया जाता है? खाटू श्याम जी के मेले का आयोजन किस जिले में किया जाता है? ऐसा प्रश्न तो सीधा सीधा आएगा, पक्की बात है, आप लोग 100% चेप के आओगे। लेकिन ये चर्चा में क्यों था? प्रश्न की भाषा दूसरी यहां से बन सकती है कि हाल ही में कौन सा मेला है जहां पर भगदड़ की वजह से 3 महिलाओं की मृत्यु हो गई, चर्चा में रहा, ऐसा बन सकता है। तो खाटू श्याम जी के मेले का आयोजन जो किया जाता है ये होता है सीकर के अंदर। अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं इस सीकर की, और इस सीकर के अंदर एक मेला लगता है भाई खाटू श्याम जी का। और खाटू श्याम जी की बात करें तो हारे का सहारा खाटू श्याम बाबा हमारा। और इसी खाटू श्याम जी का जो मेला था अभी लगा था अगस्त 2022 के अंदर, और इस मेले के अंदर भगदड़ मच गई। और भगदड़ मचने पे 3 जो महिला हैं, 3 महिलाओं की मौत हो गई। और ऐसी दुख भरी घटना जो है कहीं ना कहीं अपने आप में हृदय को झकोरने वाली है, क्योंकि ऐसी धार्मिक स्थल जहां पे लोग बड़ी श्रद्धा बड़ी आस्था के साथ जाते हैं, और यदि ऐसी कोई घटना घटती है तो कहीं ना कहीं वो सोचने वाली है कि कहीं ना कहीं इस प्रबंधक की समिति के अंदर या कहीं ना कहीं कोई मानवीय चूक तो 100% हुई है, और इसके ऊपर कठोर कार्रवाई जो है ना वो 100% होनी चाहिए। अब यहां पर जो भगदड़ हुई थी, और इसी भगदड़ की जांच की बात करें, इसी भगदड़ की जांच हेतु एक समिति बनाई गई है। और याद रखना इस समिति जो बनाई गई इसके अध्यक्ष कौन होंगे? तो संभागीय आयुक्त हैं। कौन है? संभागीय आयुक्त के नेतृत्व में एक समिति बनाई गई है जो इस भगदड़ हुई जांच के ऊपर, जो भगदड़ हुई थी इसकी पूरी जांच करने वाली है। एक तो यहां से आ गया, इतनी सी बात यहां पर होती है। लेकिन जब नाम आया है सीकर में तो यहां पे याद रखना मेरे भाई, एक यहां पे हर्ष नाथ का मंदिर भी आता है, ये भी याद रखना, हर्षनाथ का मंदिर भी यहीं पर आता है। और एक सीकर में और याद रखना जीर्ण माता का मंदिर। क्या? जीर्ण माता का मंदिर, ये 2 मंदिर भी याद रखना। ये कहां पर? सीकर में। और इसी सीकर में खाटू श्याम जी का मंदिर। अब आगे देखो, नेक्स्ट यहां पे चूरू की बात करें तो चूरू के अंदर आ जाता है सालासर बालाजी का मंदिर। सालासर बालाजी मंदिर जो है ये है चूरू के अंदर। हनुमानगढ़ की बात करें तो यहां पर आ जाती है गोगा मेड़ी। यहां पर क्या है? गोगा मेड़ी की बात करें। और भाई सबसे इंपॉर्टेंट जो बिंदु है वो यहां पे आता है इस जोधपुर के साथ। क्या? इस जोधपुर के अंदर एक चिड़िया टूक की पहाड़ियां हैं। यहां पर एक चिड़िया टूक की पहाड़ियां हैं, और इन चिड़िया टूक की पहाड़ियों के ऊपर दुर्ग है जिसका नाम है मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग। और ये जो मेहरानगढ़ दुर्ग है इसी के अंदर एक मंदिर है जिसका नाम है चामुंडा माता का मंदिर। चामुंडा माता मंदिर। और इस चामुंडा माता मंदिर की बात करें, यहां पे 30 सितंबर 2008 को यहां पे भगदड़ हुई थी,
और इस भगदड़ के अंदर 216 जो लोग थे, इन लोगों की मृत्यु यहां पर हो गई थी। तो यह भी याद रखना कि भाई कहां पर, दो कौन से मंदिर के अंदर भगदड़ में 216 लोगों की मृत्यु हुई। ये चामुंडा माता का मंदिर था, चिड़िया टूक की पहाड़ियां, मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर। क्लियर। चलो, एक तो बात यहां से हो गई, लेकिन यहां से एक बिंदु और बन गया। अब यहां पे जो भगदड़ हुई थी चामुंडा माता के मंदिर में, ये जो भगदड़ हुई थी, इस भगदड़ की जांच के लिए एक समिति बनाई गई। तो यहां पर आपको जांच समिति भी याद रखनी है, जिसका नाम आता है जस्टिस जसराज चोपड़ा समिति। जस्टिस जसराज चोपड़ा समिति का नाम आ जाएगा, जस्टिस जसराज चोपड़ा समिति, ये भी याद रखना। और भाई एक इस मेहरानगढ़ दुर्ग की बात करें, हाल ही के अंदर ये जो भारत है, ये 17वां देश है। भारत जो होगा ये 17वां देश है भाई, भारत जो है ये 17वां देश है। और जहां पे ट्री ऑफ पीस लगाया गया, ट्री ऑफ पीस जो है वो यहाँ पे PEAC पीस लगाया गया। तो ट्री ऑफ पीस जो है ये कहां पे लगाया गया, हाल ही में इसी मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर लगाया गया था। 17वां देश यहाँ पर आता है, इसको तो हटा दो। चलो, आप तो सीधा सीधा याद रखना कि भाई ट्री ऑफ पीस, याद रखना कि ट्री ऑफ पीस जो है, ये ट्री ऑफ पीस की बात करें कौन से दुर्ग के अंदर आ जाएगा, तो ये आ जाता है इसी मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर। तो जोधपुर वाली पूरी कहानी याद रखनी है, मेहरानगढ़ दुर्ग वाली भी, इसके अलावा कौन सा मंदिर कहां पर है, और सीकर में खाटू श्याम जी जो मंदिर है ये चर्चा के अंदर रहा था। तो हो जाए स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं। चलो बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के क्रियान्वयन में राजस्थान का कौन सा स्थान आता है, तो ये स्थान आता है 15वां। है क्या कहानी, सबसे पहले भी हम बात करें इस राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की चर्चा करें। ये अधिनियम जो आया है, अधिनियम आया था 2013 में, और इसकी अधिसूचना जो आती है, अधिसूचना जो जारी की गई थी, ये सितंबर 2013 के अंदर। और इस राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की बात करें, इसके तहत कहा क्या गया था, इसके तहत कहा गया था कि जो अपना ग्रामीण क्षेत्र आता है, इस ग्रामीण क्षेत्र को 75% इसके दायरे में लाना था, और शहरी जो क्षेत्र है, इस शहरी क्षेत्र को 50% शहरी क्षेत्र को इसके दायरे के अंतर्गत लाना था। और यहां पर कहा गया कि भाई चावल जो होंगे ये 3 रुपए केजी प्रति किलो की बात करें, 3 रुपए प्रति केजी, 3 रुपए प्रति केजी दिए जाएंगे। यहां पर गेहूं की बात करें तो ये 2 रुपए प्रति केजी इसका वितरण किया जाएगा, और मोटा जो अनाज है ये 1 रुपए प्रति केजी के आधार पर वितरण किया जाएगा। अर्थात कहा गया था 2013 के अंदर अपने यहां पर कि भारत के अंदर यदि कोई व्यक्ति पैदा हुआ तो उसे भरपेट खाने का अधिकार है, भरपेट भोजन खाने का अधिकार है, क्योंकि यहां पर आया तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है उनको सामाजिक रूप से उनको सबल्य प्राप्त कर, सबल्य देना या सामाजिक रूप से उनको मजबूत बनाना। और इसी के तहत 2013 के अंदर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की बात करें, यह लाया गया था, जिसकी अधिसूचना जो है यह सितंबर 2013 में जारी की गई, और कहा था कि भाई भारत की लगभग 66% आबादी को इसमें शामिल किया जाएगा। अर्थात शहरी क्षेत्र की बात करें तो शहरी क्षेत्र की 50% आबादी को इसमें शामिल किया जाएगा, और ग्रामीण क्षेत्र की लगभग 75% आबादी को इसके अंतर्गत शामिल किया जाएगा। और उन्हें हर एक व्यक्ति को 5 किलो प्रति माह अनाज का अधिकार दिया गया, और कहा कि जो गेहूं होगा ये 3 रुपए प्रति किलो के आधार पर, जो चावल जो हो गया 3 रुपए किलो प्रति 3 रुपए केजी, और गेहूं जो होगा ये 2 रुपए केजी, और मोटा अनाज जो होगा ये 1 रुपए केजी के आधार पर वितरण किया जाएगा। और अब इसके क्रियान्वयन के अंदर राजस्थान का जो स्थान आता है, ये स्थान आ जाता है 15वां। क्या राजस्थान का स्थान आता है 15वां। तो हो जाए स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं आगे। हाँ जी, अब एक छोटी सी सूचना है आप लोगों के लिए, एक छोटा सा निमंत्रण है आप लोगों को, आप लोगों के लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, या मेरा प्यार भरा संदेश आप लोग मान सकते हो, प्यार भरी आह्वान है आप लोगों के लिए कि भाई आप लोगों के लिए अपने यहाँ पर एक विशाल रक्तदान शिविर, अपने जो डॉक्टर निर्मल गहलोत सर हैं, उत्कर्ष क्लासेस के फाउंडर की बात करें, जिन्होंने सिर्फ शिक्षा का ही डिजिटल नहीं किया, शिक्षा को ही डिजिटल नहीं किया, शिक्षा में बहुत सारे नवाचार किए। घर बैठे एक बच्चा जो है वो डिजिटल शिक्षा का लाभ ले सकता
होता है। इसके अलावा इन्हें सामाजिक परोकार की बात करें, सामाजिक उत्थान की बात करें या विद्यार्थी हितों की बात करें, हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई डॉक्टर निर्मल गहलोत सर। और अब सर के जन्मदिन पे 44वें जन्म दिवस के ऊपर एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है और ये जो होगा 13 अगस्त 2022 मतलब कल की बात करें, कल इसका आयोजन होगा और प्रातः सुबह 9 से लेकर के शाम को 5 बजे तक आप अपनी सुविधा अनुसार कभी भी आ सकते हैं। सही सीधी सी बात है, वहां पे ब्लड बैंक जो ब्लड डोनेशन आप कर सकते हो, चाहे नाश्ते की व्यवस्था है, खाने पीने की व्यवस्था वहां पर है। और इसके अलावा इस 44वें जन्म दिवस के ऊपर हम बात करें तो समाज के अंदर एक अनुपम भेंट ये देने जा रहे हैं। यहाँ पे 14 जो है वो मोबाइल हेल्थ वैन भेंट करेंगे, 30 इलेक्ट्रिक स्कूटी और ये भी दी जाएंगी। और हर एक ब्लड डोनर की बात करें उन्हें एक हेलमेट भी दिया जाएगा। एक नया संदेश कि आप ब्लड देकर के किसी की जान बचा रहे हो और हम लोग हेलमेट देकर के आपकी जान बचा रहे हैं। तो मिलेंगे पक्का है कल 13 तारीख को केशव आदर्श विद्या मंदिर, केशव परिसर, कमला नेहरू नगर, जोधपुर के अंदर। कभी भी जब भी आपको अपनी कंफर्टेबिलिटी लगे उस समय आप आ सकते हो। तो मिलते हैं कल और इसके अलावा कुछ और नए नवाचारों के साथ मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें उत्कर्ष के यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अब घर बैठे उत्कर्ष ऐप के साथ। अब पढ़ो कहीं भी कभी भी।